Hello everyone, myself Subha Singh. I am nursing tutor of Roma Institute of Medical Science, Gobri, Jagesarganj, Pratapgarh. Today I take class GNM second year student with the topic of Williams tumor and subject is pediatric. So shall I start the topic Williams tumor? उनको पहले मेरी बात सुनो. Williams tumor. Williams tumor is also called as नेफ्रोब्लास्टोमा. इसको हम लोग दूसरे नाम से नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. डेफिनेशन क्या है? मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड. इट इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल deletions, especially from chromosomes 11 and 16. Williams tumor is a rapidly developing, highly malignant embryonal tumor usually diagnosed within 3 years of age. तो मोस्टली ये जो विलियम्स ट्यूमर है ये रीनल ट्यूमर होता है. ये मेनली बच्चों में पाया जाता है. ये क्या है? इस एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल डेलीशंस का मतलब होता है एब्सेंट होना. तो इसमें क्या होता है? मेनली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका वो एब्सेंस होते हैं. कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पेशली फ्रॉम क्रोमोसोम्स 11 एंड 16. मेनली जो होते हैं क्रोमोसोम्स जो 11 और 16 होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं, 23 होते हैं. और उसमें से 11 और जो 16 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. विलियम्स ट्यूमर इज अ रैपिडली डेवलपिंग हाईली मैलिग्नेंट एम्ब्रियोनल ट्यूमर. ये विलियम्स ट्यूमर जो होते हैं रेपिडली बहुत जल्दी डेवलपिंग मतलब ग्रोथ होता है उनका या फिर बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं. हाईली मैलिग्नेंट एम्ब्रियोनल, और ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट होते हैं. एम्ब्रियोनल मतलब एम्ब्रियन से ही, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही क्या होते हैं ये मतलब डेवलप होते हैं. ट्यूमर यूजली डायग्नोज, ये जो ट्यूमर है विलियम्स ट्यूमर है उसको हम लोग क्या डायग्नोज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे की 3 साल की एज में या फिर 3 years ऑफ एज में हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस ट्यूमर डेवलप्स विद इन द किडनी पैरेन्काइमा. ये जो ट्यूमर है वो मेनली कहाँ डेवलप होता है? किडनी पैरेन्काइमा में. मतलब जो पैरेन्काइमा होता है वो एक लेयर होती है, तो जो किडनी की पैरेन्काइमा लेयर है वहाँ पे ये ट्यूमर जो होता है वो डेवलप होता है. डिस्ट्रोटिंग इट मतलब वहाँ पे क्या होता है? ये स्टोर होता है. मतलब वहाँ पे पैरेन्काइमा में जो ये ट्यूमर सेल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं या फिर वहीं पे पाई जाती हैं. एंड इन्वाइडिंग द सराउंडिंग टिश्यू, और साथ में क्या करते हैं? किडनी पैरेन्काइमा के साथ साथ ये जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं किडनी के उनको भी ये इन्वॉल्व कर सकती हैं. कॉजेस क्या? मेनली जो कॉजेज हैं इसके अननोन है. अननोन मतलब पता नहीं क्या है. उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स मतलब हेमेचूरिया होता है, पेन इन एब्डोमेन होता है, फीवर होता है, पैलर होता है, हाइपरटेंशन होता है और सुपरफिशियल वेनस इनगॉर्जमेंट में प्रेजेंट. तो हेमेचूरिया मतलब क्या होता है? ब्लड इन यूरिन. तो जो बच्चा होता है उसके यूरिन के साथ ब्लड आता है, बच्चे के पेट में एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चे को फीवर होता है. पैलर मतलब येलोइश इन कलर. तो जो उसका बच्चे का जो शरीर होता है उसमें वो कैसा पीला दिखाई देता है. हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज बीपी या फिर ब्लड प्रेशर. तो जो बच्चे का ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. सुपरफिशियल वेनस इनगॉर्जमेंट में प्रेजेंट. सुपरफिशियली क्या होता है? अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे तो वेनस मतलब जो वेन होती हैं, इनगॉर्जमेंट मतलब एक साथ किसी चीज़ का भराव हो जाना, मतलब वेन्स में किसी चीज़ का भराव जैसा दिखाई देगा या फिर वेनस इनगॉर्जमेंट होगा. उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन. डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन का मतलब है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विलियम्स ट्यूमर है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी डायग्नोस का पता करने के लिए, किसी भी डिसीज़ का पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं. हिस्ट्री कलेक्शन में मेनली हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट्स के आधार पे हम लोग पता लगाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरे इन एब्डोमेन. एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं क्योंकि
जैसा कि हमने पढ़ा क्लिनिकल फीचर्स में, पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होता है तो उसकी वजह से हम लोग एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको हाइपरटेंशन हो रहा है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे करते हैं। उसके बाद यूएसजी, यूएसजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद हम सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, रीनल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उनका टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे क्योंकि नेफ्रॉन में प्रॉब्लम हो रही, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम लोग यूरिन का एनालिसिस करेंगे, इंट्रावेनस प्रेशर चेक करेंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट भी उसके साथ में हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ विलियम्स ट्यूमर डिपेंड्स ऑन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल स्टेजिंग एंड मेटास्टेटिस। जो मैनेजमेंट होता है विलियम्स ट्यूमर का वो डिपेंड करता है हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग, मतलब हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, क्लिनिकल स्टेजिंग पे भी डिपेंड करता है, मतलब जो स्टेज होते हैं उसकी ट्यूमर्स की, उस पर डिपेंड करता है, और मेटास्टेटिस पे डिपेंड करता है। मेनली हम लोग मैनेजमेंट पे, मेडिकल मैनेजमेंट पे हम लोग उसको क्या देते हैं? कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम लोग कुछ ड्रग्स देंगे जैसे विनक्रिस्टिन, डेक्टोनामाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, एडेनोमाइसिन, डोक्सारुबिसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड। ये कीमोथेरेपी की ड्रग हैं जो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एब्डोमिनल रेडियोथेरेपी। हम एब्डोमिनल रेडियोथेरेपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ट्यूमर्स को जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग एब्डोमिनल रेडियोथेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स मेडिकेंस, एंटीपायरेटिक मतलब रिड्यूस, फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि पैरासीटामॉल, कॉम्लीफेन। और उसके बाद नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हम लोग की प्रोवाइड करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग डेक्लोफेनेक और ट्रामाडोल जैसी मेडिसिन जो है उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में भी इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग मेनली क्या करते हैं? नेफ्रेक्टमी करते हैं। नेफ्रेक्टमी मतलब जहाँ पे टमी लग जाता है इन द रिमूवल, तो हम लोग क्या करेंगे? नेफ्रॉन को क्या करेंगे? नेफ्रॉन को रिमूव कर देंगे। उसके बाद सर्जरी जो है वो मतलब ट्यूमर की स्टेज पे डिपेंड होती है कि कौन सी स्टेज में ट्यूमर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्जरी करते हैं। और जब सर्जरी करते हैं तो उसका जो मैनेजमेंट होता है, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेज। अगर सर्जरी हुई है तो हम लोग उसको प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड कराएंगे। अगर सर्जरी नहीं हुई है तो हम लोग उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट देते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 क्या है? नर्सिंग असेसमेंट शुड बी इंक्लूड स्पेशल केयर ड्यूरिंग नेफ्रोक्टमी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। हम लोग कोई भी नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल केयर प्रोवाइड कराते हैं। जो भी केयर होगी, जैसे अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह है तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रीट करते हैं। उसके बाद स्पेशल केयर के साथ साथ हम लोग नेफ्रेक्टमी कर रहे हैं या फिर रेडियोथेरेपी कर रहे हैं या फिर कीमोथेरेपी वगैरह दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बच्चे को क्या करते हैं? स्पेशल केयर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? असेस द जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशन चेक करते हैं, मतलब फीवर, उसको फीवर चेक करेंगे, एब्डोमिनल पेन वगैरह जो हो रहा है वो सारी चीज़ें, और बीपी इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? चेक करते हैं। ये जनरल हेल्थ कंडीशन जो है बेबी की, वो हम लोग क्या करेंगे? असेस करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। हम कोई भी डिसीज कर लेते हैं या फिर कोई भी डिसीज होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाइटल साइंस जो है वो चेक करते हैं। वाइटल साइंस में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे? फीवर, टेम्परेचर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रिस्पायरेशन चेक करेंगे, और साथ में हम लोग क्या चेक करेंगे? और पल्स चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टू चेक इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनटेक और आउटपुट चार्ट वगैरह मेंटेन कर। नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम वो इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करती है। वैसे तो वाइटल साइंस वगैरह भी हम लोग एक चार्ट में मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, इवनिंग में क्या है, मॉर्निंग में क्या है, नाइट में क्या है, वो भी हम लोग एक चार्ट में मेंटेन करते हैं। साथ में हम लोग उस चार्ट में इनटेक और आउटपुट भी चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, टू प्रोवाइड वेल बैलेंस डाइट ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद जो बेबी है उसको हम लोग वेल बैलेंस डाइट देंगे, मतलब जैसे कि
हाई न्यूट्रियस डाइट वगैरह देंगे, स्पाइसी फूड वगैरह नहीं देगा। सर्जरी हुई है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पाइसी फूड वगैरह नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा हैवी डाइट वगैरह नहीं प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। हम लोग क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करते हैं। जो बेबी है उसका हम लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, मतलब अच्छे से उसके मतलब पूरे बॉडी को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू, अगर मतलब डॉक्टर वगैरह ने अगर उसको प्रिस्क्राइब किया है कि नहीं बाथिंग देना है, नहलाना है तो नहला सकते हैं, वरना हम उसकी पूरे बॉडी को वाटर्स वगैरह से क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। इसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट टू द क्लाइंट। हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को शांत इन्वायरमेंट, शांत वातावरण जो है वो प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट है, डो नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग स्लीप। अगर बेबी सो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उसको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चाइल्ड केयर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स वगैरह को इन्वॉल्व करेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि पता नहीं क्या क्या करेंगे मेरे बच्चे के साथ। अगर उनको अकेले किसी भी प्रोसीजर के लिए लेके जाओ तो वो बहुत ज़्यादा वेरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेरेंट्स वगैरह को भी इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर्स। हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारे बेबी के फ्यूचर में क्या होगा। वो सही से जो उन्होंने सर्जरी करी है, जो किया है, या फिर जो ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, इससे हमारा बच्चा सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को उनको बहुत ज़्यादा मतलब वेरीड रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनके लिए हम लोग उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। एज अ नर्स उनको समझाएंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा आपका बेबी, अभी तो मेडिसिन चल रही है। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, ऐसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ा, एज अ कंक्लूजन या समरी आप कुछ भी समझ सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में हमने बताया था कि ये मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है जो बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में होता है। ये मेनली क्रोमोजोमल की अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है या क्रोमोजोमल के एब्सेंट की वजह से होता है। मेनली इसमें जो 11 और 16 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये मैलिग्नेंट होता है, ये 3 साल के एज में हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये जो ट्यूमर है ये मेनली किडनी पैरेन्काइमा में होता है और ये सराउंडिंग जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको भी ये इन्वॉल्व करता है। कॉजेज में हमने आपको बताया था कि अननोन होता है। क्लिनिकल फीचर्स में हमने आपको बताया था हिमिचूरिया होता है, पेन अबनॉर्मल होता है, फीवर होता है, पैलर होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और वेनस इनगॉर्जमेंट वगैरह हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे फाइंडिंग करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे इन एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे, यूएसजी। और नेक्स्ट क्या था, सीटी स्कैन, एमआरआई, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, आईबीपी, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये सारी चीज़ों की इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं डिसीज़ को कि कैसे डिसीज़ को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मैनेजमेंट था। हमने बताया था जैसे आपको कि मैनेजमेंट हम थ्री चीज़ों पे डिपेंड होता है। नंबर 1 था हमारा हिस्टोलॉजिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा था स्टेजिंग में डिपेंड करता है, तीसरा हमारा मेटास्टेटिस था। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने बताया था कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे। तो कीमोथेरेपी में हमने आपको कुछ ड्रग्स बताई थी, विनक्रिस्टिन, डेक्टोनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, ये सारी चीज़ें। और एंटीबायोटिक में हमने आपको पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेन वगैरह देने के लिए बताया था। उसके बाद एनाल्जेसिक हमने डाक्लोफिनेक, ट्रामाडोल, ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हमने बताया था सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर नीडेड है ट्यूमर के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, नेफ्रोक्टमी कर रहे थे, रिमूवल ऑफ द नेफ्रॉन कर रहे थे। तो अगर उसकी सर्जरी हुई है तो उस टाइम पे हम लोग प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे सकते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या कर सकते हैं कि पेशेंट का नेम होना चाहिए और क्या बोलते हैं, पेशेंट का नेम होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए,
स्टूडेंट हम आपको ऐसे बता देते हैं जैसे कि प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होता है। प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर निगेटिव वगैरह है तो हम लोग उसको सर्जरी परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो भी ड्रग्स वगैरह चल रही है वो देखेंगे। पेशेंट को एनपीओ रहने के लिए बोलते हैं, नील पर ओलर रहने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो अगर उसको डेफिकेशन या यूरिन वगैरह आ रही है, फिर स्टूल वगैरह पास करना है तो उसको हम लोग पहले से पास कराएंगे। एलर्जिक टेस्ट वगैरह देखते हैं, उसको गाउन्स वगैरह जो भी हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और फैमिली मेम्बर्स से क्या कंसर्न वगैरह ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग प्री ऑपरेटिव में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जब पेशेंट होता है वो बेड पे जाता है तो हम उसको टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। सूचर्स वगैरह जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे देखते हैं कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या करेंगे चेक करते हैं। और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम लोग, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को तो हम तुरंत क्या करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमने बताया सबसे पहले हम लोग असेसमेंट करेंगे, स्पेशल केयर प्रोवाइड कराएंगे, जनरल हेल्थ कंडीशन चेक करेंगे, पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करेंगे, और इनटेक और आउटपुट चेक करेंगे, बैलेंस डाइट देंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, फिट काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। बच्चे को अगर सो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे केयर में, साथ में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हो गया बच्चों, समरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि so topic is completed. If student, if I have any doubts and queries, text me. And one thing, student, this topic is not your syllabus, but this topic is most important because last year this topic is come in final exam. So IT is in this topic. So student, if any queries, text me. And thank you. Have a nice day.